हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वैसे भी अगर आपको स्टडी को आगे पढ़ना है प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझना, क्योंकि यही फाइव किंगडम्स हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और किस तरह क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाइटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक और डिस्कशन क्या है बेटा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने फोर किंगडम तक सारा डिस्कस कर लिया था। अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो किसने दिया था, R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ईयर इम्पोर्टेंट है 1989। और इन्होंने क्या प्रपोज किया था, इन्होंने फाइव किंगडम प्रपोज किए। हमने फोर तक देख चुके हैं हम। अब फिफ्थ किंगडम इन्होंने कौन सा बताया, ये भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो किसने इसको प्रपोज किया, R.H. विटेकर ने प्रपोज किया। तो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। कितने किंगडम्स बनाए इन्होंने, फाइव किंगडम्स बनाए थे। और किस ईयर में प्रपोज किया, 1969। पहला तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्राइटेरिया लिया गया, किस क्राइटेरिया पे फाइव किंगडम्स बनाए गए थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पांच क्राइटेरिया थे, पाँचों के पाँचों आपको क्राइटेरिया याद करने हैं। इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो ईजी होगा आपको फर्दर आगे स्टडी करने के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के थे। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या था, थैलेस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, इसमें डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, देन थैलेस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। थर्ड जो क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे लिया गया था। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, थैलेस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्या है यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्या है, रिप्रोडक्शन। फोर्थ क्या था, रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया। और ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने क्राइटेरिया यूज़ किए गए, पांच क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से यूज़ किए गए बेटा, सेल स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा, रिप्रोडक्शन रहा, और फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्या होता है ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता भी लग जाएगा। और जिसने देख ली है वो मुझे कमेंट करके बताओ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फाइव किंगडम्स कौन से इन्होंने प्रपोज किए थे जिसमें डिवाइड किया गया था। देखो, ऑलरेडी हमने टू किंगडम में देखा था, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर थर्ड किंगडम कौन सा आया था यहाँ पे, प्रोटिस्टा। ठीक है। फोर्थ किंगडम कौन सा बना था, मोनरा। और यहाँ पे फिफ्थ किंगडम कौन सा आया, फंजाई। कौन सा आया बेटा, फिफ्थ किंगडम कौन सा आया यहाँ पे, फंजाई आया। तो फंजाई को माइकोटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया। तो आपको ये फाइव किंगडम्स याद करने हैं। और ये फाइव किंगडम्स जो है R.H. विटेकर ने प्रपोज किए थे। अब आगे चलते हैं। देखो इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, हम सारे क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए क्लासीफाई करेंगे। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या तो कोई प्रोकैरियोटिक हो सकता है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, या फिर जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर क्राइटेरिया के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। जितने प्रोकैरियोटिक थे उन सबको रखा गया किंगडम मोनरा के अंदर बेटा। किस में रखा गया, किंगडम मोनरा को अंदर सबको पुट कर दिया गया। तो प्रोकैरियोटिक सारे मोनरा में आ गए। फिर सेकंड क्राइटेरिया लिया गया यूकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड करने के लिए, जिसमें थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल्स जो है यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर यूनिसेलुलर हुआ और यूकैरियोटिक हुआ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो कौन सा किंगडम बेटा, प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिज्म रख दिए गए, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रख दिया गया।
तो यहाँ पे यूकैरियोटिक में भी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे वो किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में। जितने मल्टीसेलुलर थे वो किस में रख दिए बेटा, यूकैरियोटिक वाले, वो जो है अलग अलग किंगडम में रखे गए। तो थर्ड क्राइटेरिया का यूज़ आएगा। फिर थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को डिवाइड कर दिया गया और उसमें ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स दो टाइप के बने। अब आप कहेंगे कि ऑटोट्रॉप्स तो ठीक है प्लांटी के अंदर रख दिए गए, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स थे वो सब किंगडम प्लांटी में आ गए, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स तो दोनों में बचे। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन के बेसिस में यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए। अब दो किंगडम बने, एक फंजाई और एनिमलिया, लेकिन इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे बेटा, जिसमें ऑटोट्रॉप्स तो प्रोड्यूसर थे और वो प्लांटी में रखे गए थे सारे के सारे। तो हेटेरोट्रॉप्स में से यहाँ पे डिफरेंस था, जैसे कि डिकम्पोजर जितने थे वो किंगडम फंजाई में रखे गए और जितने कंज्यूमर थे वो किस में रख दिए गए बेटा, किंगडम एनिमलिया में। तो हेटेरोट्रॉप्स में दो कैटेगरी बनी, एक डिकम्पोजर इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे और दूसरे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को सभी किस में रखा गया है बेटा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कंज्यूमर किस में रखे गए, किंगडम एनिमलिया में। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर किस में रख दिए गए बेटा, किंगडम फंजाई में। तो अब यहाँ से आप समझ के मॉडर्न न्यूट्रिशन के अलावा साथ में इकोलॉजिकल रोल कंसिडर करेंगे तो हम फंजाई और एनिमलिया को बेटर डिफाइन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। अब आप सोचेंगे क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन का जो क्राइटेरिया था उसका तो यहाँ पे कोई रोल बताया नहीं है, लेकिन उसका रोल आप पढ़ेंगे जब डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंसेस देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं इनके रिप्रोडक्शन के मेथड के अंदर भी, और साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी आप जब आप पढ़ते रहेंगे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, या फंजाई के बारे में पढ़ेंगे या फिर प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे या मोन्ट्रा में, तो कैसे आप देख सकते हैं इनके जो अंदर जो है सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, अलग अलग किंगडम में रख दिया गया है। तो उसके पीछे का सिंपल सी कहानी है जो आगे फर्दर डिस्कस होने से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ गए इस चीज़ को, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया गया। अब इसी को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना। सेम क्राइटेरिया लेते हुए करते हुए यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर लिया गया तो दो कैटेगरी बनी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जितने प्रोकैरियोटिक थे वो किस में रखे गए बेटा, किंगडम मोन्ट्रा में। तो ये किंगडम मोन्ट्रा यहाँ पे दिखा दिया। तो इसका मतलब इन्हीं का इवोल्यूशन फर्दर किस में हुआ, जितने किंगडम्स थे और फर्दर जो कि क्या बने, यूकैरियोटिक बने। यूकैरियोटिक में फिर दो टाइप के बने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थैलेस के बेसिस पे। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे वो किस किंगडम में रखे गए बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। किस में रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। जितने भी मल्टी सेलुलर थे यूकैरियोटिक वो सारे जो है 3 किंगडम्स में आ गए, जिसमें से प्लांटी भी है आपका किंगडम, फंजाई भी, एनिमलिया भी है। अब ये मॉडर्न न्यूट्रिशन के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं, प्लांटी जैसे कि ऑटोट्रॉप्स है, फंजाई और एनिमलिया हेटेरोट्रॉप्स है। लेकिन आपको पता है फोर्थ क्राइटेरिया इकोलॉजिकल रोल कंसिडर करेंगे तो प्लांटी में सारे प्रोड्यूसर्स रखे गए थे, डिकम्पोजर सारे के सारे फंजाई किंगडम में रखे गए थे और कंज्यूमर्स किस में रखे गए थे बेटा, एनिमलिया के अंदर। तो यहाँ पे एक तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने जैसे ये लाइन बनाई, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, जितने भी प्रोड्यूसर थे वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब प्रोड्यूसर किस में थे, मोन्ट्रा के अंदर भी थे, प्रोटिस्टा के अंदर भी थे और जो है प्लांटी के अंदर भी थे प्रोड्यूसर। फिर देखो ये वाली लाइन बनाई मैंने ब्लू वाली, ये लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है डिकम्पोजर्स को। तो डिकम्पोजर मोन्ट्रा के अंदर भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा में भी मिलेंगे आपको और आपको फंजाई में भी डिकम्पोजर देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा कि जैसे प्रोड्यूसर किस किस किंगडम में है, कितने किंगडम में है, तो क्वेश्चन यहीं से ऐसे आते हैं बेटा, कितने किंगडम्स में प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं। तो आप क्या बताएंगे, नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, नंबर प्रोड्यूसर्स के लिए 3 किंगडम्स में कौन कौन से, नाम पूछ लिया जाए तो मोन्ट्रा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। फिर डिकम्पोजर कितने किंगडम्स में मिलते हैं, 3 में मिलते हैं। कौन कौन से किंगडम है, मोन्ट्रा, प्रोटिस्टा और यहाँ फंजाई में मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर्स का देख सकते हो आप, यहाँ से जो है लाइन बनी हुई है। तो कंज्यूमर्स एनिमलिया में रखे गए, प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो है थोड़े बहुत मोन्ट्रा के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है 2 किंगडम्स में क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं और तीसरे के अंदर भी मोन्ट्रा में भी देखे जा सकते हैं, कंज्यूमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनने के बाद में बेटा आप
और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऐसे ऐसे किंगडम का नाम बताओ जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो कितने किंगडम है ऐसे बेटा, केवल एक किंगडम है। कौन सा है, मोनरा किंगडम है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता हूँ, जैसे ऐसे किंगडम का नाम बताओ जिसमें यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो वो कितने किंगडम्स हैं, नंबर में एक है। कौन सा है, केवल प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। अब आप पूछेंगे प्रोकैरियोटिक कैसे थे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो बेटा प्रोकैरियोटिक भी कैसे थे, यूनिसेलुलर। ये भी कैसे होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो सारे प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं बेटा। तो इसलिए अगर सिर्फ प्रोकैरियोटिक लिख के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक भी पूछ लिया जाए कि कितने किंगडम में थे, तो तब भी आंसर 1 होगा, मोनरा। ये समझ में आ गया। अब ऐसे कितने किंगडम थे जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे, वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3। प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। इन तीनों में कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे और जो है यूकैरियोटिक थे। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इतने किंगडम का नाम बताओ कि जिसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्रोड्यूसर प्रेजेंट थे। तो सिर्फ प्लांटी हो जाएगा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर थे केवल, तो फंजाई हो जाएगा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कंज्यूमर थे, तो सिर्फ एनिमलिया। ओके, इस तरह क्वेश्चंस बेटा आप यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद में साथ में आपको देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ फाइलोजेनी दे रखा है। मतलब सबसे पहले जो इवोल्यूशन में आए वो मोनरा के ऑर्गेनिज्म थे, फिर उनसे इवोल्व होकर प्रोटिस्टा के बने, और प्रोटिस्टा से इवोल्व होने वाले 3 किंगडम में डिवाइड हो गए, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। मीन्स इनके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कहाँ से ड्राइव हुए हैं, प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा एंसेस्टर हो गए बेटा इन तीनों के। जो प्रोड्यूसर बने वो प्लांटी में रखे गए हैं, जो डिकम्पोजर बने प्रोटिस्टा से वो फंजाई में, और जो कंज्यूमर बने उनको एनिमेलिया में रख दिया गया है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी ज़रूर मिलेगी प्रोटिस्टा के साथ में, और इसलिए जो है इनको एंसेस्टर बोला गया, प्रोटिस्टा वाले को इन तीनों किंगडम के एंसेस्टर बताया गया है। ऑर्डर ऑफ फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन की डायरेक्शन बता रहा है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आए, फिर उसके बाद में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आए। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ और उसमें फिर डाइवर्सिफाई हो गए रोल के बेसिस पे। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इसी पॉइंट को देखो यहाँ पे दिखाने के लिए एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, ये टेबल को ध्यान से देखो, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मोनरा के अंदर सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट से कंपेयर करेंगे तो सेलुलोज की बनी होती है। इनके अंदर इसलिए कैसी है, नॉन सेलुलोजिक है, जिसमें पॉलीसैकेराइड, पेप्टिड और ग्लाइकन होता है, और अमीनो एसिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है क्लियरली। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल सेलुलर होती है क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं। भी मॉडर्न न्यूट्रिशन कैसा है, देखो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिला था। ऑटोट्रॉपिक भी मिला था, इसमें कीमोसिंथेटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, और हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइट भी होगा, पैरासिटिक भी होगा। फिर प्रोटिस्टा के अंदर देखोगे तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल टाइप था। सेल वॉल कैसा था, प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकैरियोटिक हैं ये सारे, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर यूनिसेलुलर होती है। और यहाँ पे मॉडर्न न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक, दोनों तरह का देखने को मिलता है। फंजाई जो यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट इसमें सेल वॉल होती है, काइटिन से बनी होती है, सेलुलोज से नहीं बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो फंजाई के अंदर सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से बनी है। क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली आया हुआ, 1-2 साल पहले अभी आया था। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेलुलर है, बट लूज टिश्यू तक हो सकता है। मीन्स सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, लेकिन टिश्यू बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा क्योंकि ये कैसे हैं, डिकम्पोजर हैं। प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज आपको पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है बेटा, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन लेवल तक होता है, जो कि आप डिटेल में भी पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। और साथ में मॉडर्न न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक सेल टाइप के होते हैं बेटा। सेल वॉल एब्सेंट होती है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि यूकैरियोटिक हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम तक आपको पता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो। मॉडर्न न्यूट्रिशन यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक होता है, और उसमें से भी कैसा होता है बेटा आपको पता है, कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली टेबल से देखने को मिल सकता है। तो एनसीईआरटी की टेबल को आपको बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है। जैसे कि लूज टिश्यू किसमें प्रेजेंट है ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसा किंगडम जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है बट उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और
ऑर्गन सिस्टम का लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बताओ कौन सा किंगडम होगा, तो बेटा एनिमेलिया हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूक्रेटिक से रिलेटेड प्रोटिस्टा से आ सकते हैं। ऐसे यूक्रेटिक है, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, तो कौन सा होगा प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ से। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट आपको अभी तक समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ पॉइंट्स गिवन है। ऑर्गेनिजम्स लाइक एनसीईआरटी कहती है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी हैं बेटा। पैरामीशियम, अमीबा, ये पहले क्या थे, एल्गी के साथ प्रेजेंट थे। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला मीन्स ये प्लांटी में रखे हुए थे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैव सेल वॉल। और रीजन क्या था, सिंपल सा, क्योंकि सेल वॉल थी इसलिए प्लांटी में एल्गी ग्रुप के अंदर रखे गए थे। पैरामीशियम, अमीबा प्लेस रखे गए थे बेटा पहले किंगडम में, एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं है। बाद में इनको कहाँ पर रख दिया गया है बेटा, इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में ला दिया गया है, क्योंकि अब ये जो है यूनिसेलुलर हैं और ये यूक्रेटिक हैं, तो इसलिए क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को वहाँ से एल्गी से निकाल के यहाँ रखा गया है और पैरामीशियम अमीबा को निकाल के यहाँ रखा गया है। बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन अब चेंज हो चुका है, सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे नहीं, और भी यहाँ पे करेक्टर्स इनके जो है किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि क्राइटेरिया चेंज होने से इनका ग्रुप चेंज हुआ है, और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। बिकॉज फ्यूचर में भी क्राइटेरिया चेंज होगा तो उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स का किंगडम बदल सकता है कि चेंज हो जाए, पॉसिबल है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है हम स्टडी कर लेंगे तो और बेटर वे में हम क्लासीफाई कर पाएंगे। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, जिसमें एवोल्यूशनरी की स्टडी करके हम पता करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उनको फिर साथ ग्रुप में रखने का हमारा काम होता है क्लासिफिकेशन में। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट होती जा रही है, साथ में इंप्रूवमेंट हो रही है और अंडरस्टैंडिंग जानकारी के बारे में भी। फिर लास्ट पॉइंट आता है बेटा ड्रॉबैक। क्या इसके कोई ड्रॉबैक नहीं था? बिल्कुल इसका भी ड्रॉबैक था, जैसे कि इसके अंदर वायरस को कहीं पर भी किसी ग्रुप में नहीं रखा गया, क्योंकि वायरस आपको पता है जो है वायरस एक एक्सेप्शन है एक तरह से, तो एक सेलुलर इंटिटी नहीं है, लिविंग भी आता है, नॉन लिविंग में भी आता है, इसलिए किसी भी ग्रुप में रख नहीं पाए थे इसको। दूसरा किंगडम मोंड्रा और प्रोटिस्टा के अंदर जो है हेट्रोजीनस ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक दोनों, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल यहाँ पे कंटेनिंग भी है और लेकिंग भी, दोनों के अंदर मतलब सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं और सेल वॉल नहीं है जिनके पास वो भी हैं। तो ये दोनों किंगडम मोंड्रा प्रोटिस्टा जो है कैसे हेट्रोजीनस किंगडम है, इनको कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर पाए हैं इन करेक्टर्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और सेल वॉल की प्रेजेंस के लिए। तो ये इसके ड्रॉबैक रहे, तो इसके ड्रॉबैक्स भी थे। अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ, इसका आंसर आपको करना है। किंगडम विद द प्रोड्यूसर्स कितने हैं और साथ में नाम बताना है आपको यहाँ पे। फिर साथ में किंगडम्स विद द डिकम्पोजर्स और कितने नंबर में है और कौन कौन से किंगडम है नाम बताना है आपको। किंगडम्स विद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, आपको कितने नंबर में, क्या क्या नाम है। किंगडम्स विद मल्टी सेलुलर यूक्रेटिक ऑर्गेनिजम्स नंबर में कितने हैं और नाम कौन कौन सा है। किंगडम विद यूनिसेलुलर यूक्रेटिक ऑर्गेनिजम्स नंबर में कितने हैं और नाम कौन सा किंगडम का, और नंबर ऑफ किंगडम विद द प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें कितने किंगडम हैं और नाम कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर आपने ऊपर की बातों को ध्यान से सुना है तो ये सारे क्वेश्चंस आप करेक्टली आंसर कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है सब बातें मैंने, सब डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस अब आप बहुत ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।